नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं को सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल और सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी है। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में 5% और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि से पहले दिन से लागू होंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसानों के लिए विशेष राहत के तहत ट्रैक्टर और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर घटाई गई है। इससे किसानों की लागत घटेगी और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना आसान होगा। और साथ ही उन्होंने इस कदम को कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। अब पैकेज दूध और पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर टैक्स दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। इससे महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और आमजन की थाली और सस्ती होगी। Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहा है। रिडक्शन ऑफ सीमेंट फ्रॉम 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 इट हैज़ कम डाउन टू 18। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, and they all come down from 12 to 0. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gudka and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will all be covered under 40. उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जनता, किसानों और कारोबारियों को राहत देने वाली कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उन्होंने इन सुधारों को जीएसटी 2.0 का नाम देते हुए कहा कि इनसे न केवल कर प्रणाली सरल होगी बल्कि आर्थिक स्तर पर आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इन सभी प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया है। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया। जो स्लैब बनी हुई थी उनको कम किया गया है, कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। तो आज इस फैसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। ललित अरोड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं
और साथ ही गौरव गुप्ता जीएसटी जानकार हमारे साथ हैं और सुनील फोगाट जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्यूसडे 8 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो जिस तरीके से देखा गया है कि बड़ा ऐलान किया गया है, जीएसटी कम की गई है, खास तौर पे अगर बात करें कृषि उत्पादों पर, खास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स और कृषि उपकरणों पर, ट्रैक्टर और उनके कलपुर्जों पर। तो क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान सूबा है, तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा खेती पर, उपज पर, यील्ड पर और आम जनता तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा और निर्मला सीतारमन ने भी कहा कि जिस तरीके से इस टैक्स प्रणाली में संशोधन किया गया है, उससे मिडिल क्लास को राहत मिलती हुई नजर आएगी। गौरव गुप्ता जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आम जनता के लिए ये टेक्निकल चीजें समझनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो सरल शब्दों में चाहती हूँ, एक बार आप सबसे पहले बताएं कि जो ऐलान किया गया उसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो ये 2.0 जीएसटी को लाया गया है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है और सीधा के सीधे राहत दी गई है मध्यम वर्ग और आम आदमी को। यहाँ पे देखा जाए तो दूध, पनीर, मक्खन और दवाइयाँ और नोटबुक्स और ऊर्जा उपकरण को पे टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ता है। इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कवर होता है, उसको भी जीएसटी पे 0 कर दिया गया है। तो इन सब चीजों का बड़ा ही इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, सीधी आम आदमी की पॉकेट के ऊपर पड़ेगा। आप देखो, सीमेंट को भी 28% का हमारा आइटम होता था, उसको 18% पे लाया गया है। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो मेरा अनुमान है कि जो पहले इन्होंने इनकम टैक्स में इतनी भारी छूट दी थी, इसके बाद ये दूसरा एक बहुत बड़ा डोज दे दिया है। एक आम आदमी के जीवन में साल में 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत आराम से इस जीएसटी की रिवीजन से होगी। और हरियाणा की इकोनॉमी को के लिए बड़ा ही, क्योंकि कृषि पे आधारित इकोनॉमी है, तो बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और बहुत ही बढ़िया सरकार ने फैसले लिए हैं। जी, ठीक है। तो आपने बताया कि इस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ललित जी, आप किस तरीके से देखते हैं जीएसटी की ये कटौती को? क्योंकि सवाल कई उठाए जा रहे हैं और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी कटौती करनी थी तो इसमें देरी क्यों की गई, और अगर कटौती करनी थी तो पहले जीएसटी को बढ़ाया क्यों गया? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप इस तरह से सोचते हैं। नॉर्मली तो मैं सरकार के साथ ही लोग चलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस सवाल को सुनकर। 2017 में ये लगाया गया जी। और ये कहा गया कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अच्छा, स्लैब सिस्टम 28%, बीच में संशोधन ही संशोधन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में ले तो आए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सीए साहब भी बैठे हैं, इन्होंने स्वागत किया है, अच्छी बात है, ये स्वागत करें। कुछ चीजों में कटौती की गई है, लेकिन वो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपया लगभग उसके आसपास में पर मंथ की कलेक्शन है। ठीक है, 24-25 लाख करोड़ का कलेक्शन होता है। और अभी ये भी मैं मानता हूं कि 1.5 करोड़ से ऊपर के लोग जो है इसमें जीएसटी के पंजीकरण में आए हैं। लेकिन इसमें 1-2 चीजें अभी भी बनी हुई हैं। वो ये है कि जो मध्यस्थ सेवाएं हैं कंपनियों की, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं, कर्मचारी ट्रांसफर्स हो जाते हैं, तो ये इनमें अस्पष्टता बहुत ज्यादा है। सर्कुलर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा, फिर अनुपालन में अस्पष्टता है ही है। आप भी जानते हैं रोज कितने मुकदमे जीएसटी में दाखिल होते हैं। अच्छा, फिर इसमें सरलीकरण क्या करोगे जब हर महीने आपके ऊपर जो केसेस हैं इतने ज्यादा हो रहे हैं कि मुझे लगता है पूरा विभाग ही इसी में उलझा हुआ है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मेरे ख्याल 65 से 70%, मुझे आप करेक्ट करेंगे सीए साहब, जो कलेक्शन है वो 18% स्लैब में होता है। तो इसको तो इनकी मजबूरी थी कि इसको इन्होंने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, आपने 5-7 पॉइंट गिनाए कि इनको कम कर दिया है, लेकिन इन पे ज्यादा क्यों किया गया था? क्या ये शुरू से लगाने लायक थे? आज जब ट्रंप की वजह से आपके यहाँ टैरिफ का इशू आ गया, जब विकास सुस्त हो गया, जब घरेलू कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है,
घरेलू बचत कम हो गई है, और बिहार में चुनाव है, और आपने नवरात्रों से, ठीक है, ऑस्पिशियस दिन होता है नवरात्रों का, लेकिन क्या ये जो टाइमिंग है ये राजनीतिक नहीं है? अच्छा चलो, इसके फायदे मुझे ये तो बता दो कि 48,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा कि इससे राजस्व में कमी आएगी। कोई कमी नहीं आने वाली है। पेट्रोलियम को आपने पहले ही बाहर रखा हुआ है, आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता। कर सरलीकरण कैसे हो जाएगा? स्लैब तो 2 ही रहेंगी ना, एक स्लैब तो ये कर ही नहीं सकते। अब आप फ्रांस से मुकाबला करते हो। 1954 में फ्रांस में आया, क्या वहां की अर्थव्यवस्था हमारी समानता है? हमारा जो असंगठित क्षेत्र है ना, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। वो इस तरह से है कि उनको ना तो कोड का पता है, ना सिस्टम्स का पता है। अच्छा, फिर उनको अगर संगठित क्षेत्र से लेन देन करते हैं तो रिवर्स टैक्स का भी इशू बन जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्रांतिकारी बदलाव नहीं। हाँ, जैसे मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात की, मैं स्वागत करता हूं, कुछ कमी मिलेगी क्योंकि सीनियर सिटीजन है या लोगों की लाइफ एक्सपेंसी बढ़ती जा रही है, और चूंकि रिटायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत कम है आज भी, तो उनको लगता है कि एक बेनिफिट हो जाएगा, उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी डिबेट आगे बढ़ेगी तो मैं और पॉइंट भी रखना चाहूँ। जी बिल्कुल। गौरव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उठा है कि राजस्व की कमी की बात कही गई है, लेकिन फिर भी जनता को राहत देने के लिए इतना बड़ा फैसला जीएसटी में कटौती के लिए लिया गया। तो राजस्व में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि आम जनता ये तो समझ रही है कि जीएसटी पर कटौती हुई और घरेलू सामान में कटौती हुई है, चलो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इकोनॉमी का ग्राफ जो है वो नीचे गिरता जाएगा और इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे। लेकिन तो वही सवाल ये भी मेरे मन में भी आ रहा है कि इसका बैलेंस कैसे करेंगे? जो कटौती वित्त में होगी, यानी कि जो नुकसान झेलना पड़ेगा, उसकी भरपाई किसी और तरीके से की जाएगी क्या? नहीं, इसका जो अभी ये सरकार है ना, बड़ा ही अच्छा इकोनॉमिक्स को समझती है, और जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी चली आ रही थी उसको कर्व करने के लिए उन्होंने 12 लाख की लिमिट कर दी थी कि कम से कम वो पैसा जो लोग पहले क्या था कि इनकम कम दिखाते थे और ब्लैक में चीजें खरीद लेते थे, जैसे 5 लाख बिजनेसमैन में अधिकतर ये होता था कि 5 से या 7 लाख पे रिटर्न फाइल कर दी जाती थी और वो पैसा ब्लैक में ही चीजें खरीद ली जाती थी, जिससे जीएसटी की चोरी हो जाती थी। अब लोगों की जब 12 लाख की इनकम होगी तो वो पूरा का पूरा व्हाइट में ही तो खर्च करेंगे, तो उससे जीएसटी का कलेक्शन तो बढ़ना ही है। सरकार ने ये नींव तो पहले ही रख दी थी जब ये 12 लाख की इनकम टैक्स की स्लैब लेके आए थे। अब जीएसटी में ये कंजम्पशन बढ़ा करके उसकी पूर्ति जल्दी ही कर लेंगे, और जो अभी हमारी 7.8% की जीडीपी ग्रोथ आई है ना, आते ही आते ये विकसित भारत का हम रख चुके हैं और ये इसको और बढ़ोतरी देगा और हम एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ के साथ विकसित भारत की जो विकसित ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन टाइमिंग भी क्वेश्चनेबल है। जिस तरीके से ललित जी ने कहा कि ये टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उधर बिहार में इलेक्शन है और बहुत सारी चीजें देख के जैसे ललित जी ने सवाल उठाया, तो क्या ये टाइमिंग माफिक है? क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ऐसे जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के आसपास, उससे पहले या उससे थोड़ा बाद में दिए जाते हैं, तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैडम, इसमें जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेती है, सारी सरकारें होती हैं इसके अंदर, सारे ऐसे नहीं है कि कोई हवा में डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है, लेकिन सभी का रोल होके ये डिसीजन लिए जाते हैं। और टाइमिंग तो कुछ ना कुछ तो इस देश में चलता ही रहेगा। आप कभी भी कहोगे कि ये टाइमिंग का इशू है, तो टाइमिंग का ऐसा नहीं है। नवरात्रा के पहले दिन इन्होंने इंप्लीमेंट किए, इतना बढ़िया दिन है नवरात्रा का, तो इससे बढ़िया तो टाइम कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ललित जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा था और भी पॉइंट्स आप बताएंगे, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हुई है, उसमें जीएसटी कम हुआ है, और कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और उसके स्पेयर पार्ट्स में जीएसटी कम हुआ है, तो ये क्या कृषि इंडस्ट्री को एक बूस्ट देगा? हरियाणा की कृषि इंडस्ट्री या जो डेयरी फार्मर्स है या जो किसान है, छोटे किसान है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत होगी? देखिए, कृषि क्षेत्र के जो कुछ उत्पादों पे टैक्स लगाया गया है, जो ऐसा सुनने में पता चल रहा है, मैं चाहूंगा कि उस पे जरूर व्याख्या करें कि क्या ये सही बात कही जा रही है। दूसरा, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो गैर कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चर का जो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र है ना, वहां पे 48% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट वहां से 50% तक जनरेट होता है, और यहाँ पे 30% जो प्रोडक्शन है वो होता है इस असंगठित नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से। अच्छा, ये पहले जो था जीएसटी के दायरे से बाहर काफी हद तक रखा गया।
अब ये इस होता क्या है कि संगठित क्षेत्र को जो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो वो इनसे ट्रेडिंग नहीं करते या व्यापार नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा जो संगठित क्षेत्र की तो उत्पादन लागत कम हो जाती है क्योंकि उनको, लेकिन असंगठित क्षेत्र की उत्पादन लागत कम नहीं होती क्योंकि टैक्स में रिलीफ उनको ज्यादा मिल रही है। अच्छा, इससे जो असंगठित, अच्छा इनको रिवर्स चार्ज देना पड़ता है क्योंकि असंगठित क्षेत्र जब इनसे तो खरीदता ही नहीं ना, और क्योंकि खरीदेगा तो रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। तो कार्यशील जो पूंजी है जिसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये असंगठित क्षेत्र में तो हमेशा ही समस्या रही है, थोड़ा संकट हो जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मांग किधर चली गई है, यानी जो असंगठित क्षेत्र प्रोडक्शन कर रहा था, क्या उनकी मांग पे फर्क नहीं पड़ेगा? वो असंगठित क्षेत्र में अगर चली गई तो वहां तो और बेरोजगारी हो जाएगी। पहले ही नोटबंदी, एमएसएमई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर रहा, और जो पहले कोरोना का हो गया, 5-7 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी जो है, मुझे लगता था कि थोड़ी सी उठनी शुरू हुई है। तो अब ये जो स्वचालन और मशीनीकरण वाला मामला है, इससे असमानताएं नहीं बढ़ेंगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेसमैन का तो प्रॉफिट मोटिव है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में तो अपनी मतलब एग्जिस्टेंस पे सवाल हो गया ना। अच्छा, फिर क्या है कि जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो ये उसमें भी तो बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अगर वहां गिरावट होती है तो राज्य कैसे उन्नत होंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि स्टेट जो है उससे उन्नत हो जाएंगे। तो चीजें बहुत सी हैं, कोई एक सवाल नहीं है। अच्छा, पेट्रोलियम के बारे में आप क्लैरिफाई करें, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये समझना है कि उसको बाहर रखा गया है, और अगर रखा गया तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पेट्रोल में अगर जीएसटी की थोड़ी भी राहत हो जाती तो आम इंसान के लिए बहुत बड़ी ये राहत होती, और तब सही मायने में हर किसी तक इस संशोधन का। अब देखिए, गुजरात, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तो ये वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो है उनके मुकाबले जो ये स्टेट मैंने बताई ना आपको, गुजरात वगैरह, पश्चिम आंध्र प्रदेश, और खासकर छोटे राज्य भी, असर तो इन पे क्या असर पड़ने वाला है, ये अभी आज की तारीख में हम अचानक ये कह दे कि ये बहुत बड़ा। देखिए, किसी भी दर में कमी पहले आप बढ़ा दें और फिर कम कर दें, मैं उस एंगल से आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक सर्वांगीण विकास के दृष्टि से देख रहा हूं। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि भाई आप जो है और कितने महीने बाद नए टैक्स लगाने की उम्मीद करें। मैंने भी गौरव जी आपसे यही पूछा था कि जो घाटा होने वाला है राजस्व में वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि अब शायद पेट्रोल के दाम ना बढ़ जाएं, और अगर वाकई मिडिल क्लास को राहत देनी थी तो पेट्रोल की जीएसटी में भी कटौती की जा सकती थी। गौरव जी, पेट्रोल पे वैसे जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आता नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से अलग रखा गया है, इसलिए जीएसटी की इसमें कटौती नहीं दी गई। बाकी अगर देखा जाए, देखो जीएसटी जब आया था, तो कह रहा हूं पेट्रोल का टैक्सेशन भी तो प्रोग्रेसिव करो ना, क्यों नहीं कर रहे ये लोग? मैं इस पे चर्चा चाह रहा हूं, प्राइवेटाइज क्यों किया गया, सवाल कीमतें क्यों? जी, जीएसटी का जो आया था, जब जीएसटी आया था तो पहले क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां होती थी उस स्टेट को टैक्स मिलता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, जहां पे कंजप्शन ज्यादा होता है उस स्टेट को टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स को रेवेन्यू का फायदा होता है। तो इससे ये अपने आप बैलेंस हो गई है चीज कि जहां इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है वो स्टेट तो वैसे ही फुल रहे हैं, वहां तो वैसे ही रोजगार होते हैं, और जहां इसका कंजप्शन हो रहा है वहां पे जीएसटी का रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, और वहां से वो उसके लिए योजनाएं ला सकती है। तो इसी जो ये रिलीफ दिया गया, इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा स्टेट्स का, तो वहां से भी इनको जीएसटी का रेवेन्यू आएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी नींव तो कंजम्पशन बनाने की नींव तो पहले ही रखी जा चुकी है। ठीक है गौरव जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। डिस्कशन हम लोग सुनील जी यही कर रहे थे कि जिस तरीके से साफ जाहिर है अगर जीएसटी में कटौती होगी तो राजस्व में भी कटौती होगी, उसको बैलेंस करने के लिए स्टेट्स क्या करेंगी, सेंटर क्या करेगी? जी बिल्कुल, मैं आपकी डिबेट में लेट से शामिल हो पाया, मैं सुन नहीं पाया पहले क्या आप लोगों ने चर्चा किया, लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ा एक उत्सव का माहौल पूरे देश के अंदर अगर है कि दिवाली से पहले एक और दिवाली अगर बनने का काम हुआ है तो इस देश में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी राहत हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने पूरे देश के आम जनमानस को जो दी है,
जो खपत बढ़ाने का एक देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोई एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे घर में ही कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो उसी के कारण, उसी को ध्यान में रखते हुए ये रेट सब कम किए गए हैं। और आप देखिए, जिन चीजों को आप कितना बड़ा राहत देने की बात की गई है कि 28% का खत्म और 12% का स्लैब खत्म, बस 18 और 5% का रहेगा, या तो जीरो रहेगा, या फिर जो अल्ट्रा लग्जरी हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जो एक जरूरत से ज्यादा सुविधाओं पे खर्च करना चाहते हैं, उनसे सरकार निश्चित तौर से ज्यादा लेगी। वो आम जनमानस के विकास कार्यों में काम आएगा वो धन हमारा। लेकिन अब देखिए, विपक्ष की विडंबना क्या है कि चाहे कितने बड़े सुधार होते रहें, आज आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी चल रही है। अमेरिका अपनी शर्तों पे दुनिया को मनाना चाहता है, लेकिन चलिए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। सुनील जी, आपने ज्वाइन भी लेट किया है। ललित जी का एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मेरा भी एक सवाल। ललित जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने अभी कहा, जो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और जिनकी नजर में हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, भाई गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे टीसीएस है या इन्फोसिस है, आप ये भूल जाते हैं कि कितना बड़ा सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट करते हैं। या तो आपको ज्ञान नहीं, या आप जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने के आदी हैं। ये कोई तरीका है आर्गुमेंट देने का? दूसरी चीज, आप कहते हो कि हमने दरें कम कर दी। आप दरें कम कर दो, व्यापारी अपना मार्जिन बढ़ा लेगा और कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ता को, एंड यूजर को ना मिले। इसके लिए इसमें क्या क्वेश्चन है आपके पास में? आप ये इतनी आसानी से डिस्कशन चल रही है, तो मेरी आलोचना ना करके सवालों का जवाब उठाएं, मुद्दों पे हम बात करें। देखिए, 18.5% 2023-24 में ये था, क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर 11.9 हो गया था, सॉरी 23-24 में, और कुल कर 18.5 था। अब आप कह रहे हैं कि कर कम होने से आम आदमी को बेनिफिट मिल जाएगा। मुझे इसमें संशय है, क्योंकि जो आपके ट्रेडर्स हैं इतनी आसानी से पास ऑन कर देंगे बिजनेसमैन। टाइम बहुत कम है। सुनील जी, बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए प्लीज। 2 लाख करोड़ की अनुमानित खपत है, जो इस त्योहारी सीजन में जीएसटी कम होने से बढ़ने की उम्मीद है। वो फायदा भी हमारे छोटे व्यापारियों को होगा। उसके कारण जो टैक्स आएगा, उससे राज्य सरकारों को फायदा होगा। और निश्चित तौर से क्रांतिकारी कदम है हमारी सरकार का, और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इनके समय में जिन आइटम्स पे 20%, 30%, 27%, 16% तक का टैक्स लगता था, वो आज 5% या 0% में है, या 18% के अंदर है। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आम जनमानस को देश की हमारी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है। अब ये लोग क्या कहते हैं, समय मेरे पास कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और जो भी इस जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ग्राउंड लेवल पर असर पड़ेगा टैक्स कम करने से, वो अगले क्वार्टर तक मुझे लगता है सामने आ जाएगा। और क्या ये फायदेमंद होगा स्टेट के लिए या सेंटर के लिए या फिर लोगों के लिए, ये भी बहुत पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस डिस्कशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की पंचायत में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।